आम लोग इस वक्त कियोस एंड कन्फ्यूजन की पोजीशन में है कि वो किसको वोट करे, कहाँ से वोट करे, कौन किस पे भरोसा करे, क्योंकि अभी तक जिस लीडर पे भी यहाँ के लोगों ने अपने शब खून दिया, उन्होंने उससे भी गद्दारी और बेवफाई। एनसी इन पर्टिकुलर मैं कहूँगा यहाँ के लोगों की, यहाँ के जवानों के खून पे अभी तक सियासत करती आई है, और अब वो एक और चांस चोर दरवाजे से यहाँ के लोगों को वो बहुत भीख मांगेंगे वोटों के लिए। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन का डेट अनाउंस होते ही जम्मू एंड कश्मीर की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। नाज़रीन, 2019 के बाद जो ही आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आई है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में साबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर शेख इशफाक जब्बार थे, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट रखा है। उसी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मोहम्मद एजाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। एजाज साहब, जानना चाहेंगे आपकी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर मूवमेंट यूनाइटेड मूवमेंट, क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? अगर करेगी तो फेस कौन होगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए मुझे। और दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टी तभी इंसान बनाता है ताकि लोगों को जोड़ पाए और यहाँ की मेन स्ट्रीम और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। तो हमारी जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, जो कि शेख इशफाक जब्बार की क़यादत में इस वक्त चल रही है, और बहुत सारे दीगर पॉलिटिशियंस भी जिन्होंने कश्मीर की सालमियत, कश्मीर की सोसाइटी, कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारा कदीमी रोल अदा किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं ताकि हम सोसाइटी, जो कि कश्मीर, ख़ुसूसी तौर पे मैं सेंट्रल कश्मीर की बात करूँगा, जिसमें 3 खत्ते डिस्ट्रिक्ट गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर और बडगाम है, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम काम करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो भी और मौक़िफ़ भी है कि वी शैल गो विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द पीपल एंड द डिग्निटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। आपकी जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, इसमें कोई फेस उतना सामने नहीं आ रहा अभी तक। किस तरीके से आप इलेक्शन में कौन सा फेस उतारोगे, कौन होगा दावेदार? क्या आपको लगता है कि जो भी रिवायती पॉलिटिशियंस यहाँ रहे हैं, चाहे वो शेख ख़ानदान के रहे हैं या मुफ्ती ख़ानदान के रहे हैं, या मैं कहूँगा कि अभी नई नई वाली पार्टी निकली है गुलाम नबी आज़ाद ने 43 ईयर्स सेंटर में दे के अब वो आए हैं, क्या आप फेसेस के पीछे भाग रहे हैं? यहाँ के नौजवानों को भी मौका देना चाहते हैं कि वो कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करें। आप एक जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए कि पिछले 75 ईयर से, सिंस इट हैज़ बीन अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, लोकल पॉलिटिशियंस ने, रीजनल पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई दीगर पार्टी हो, आप एज अ जर्नलिस्ट के लिए कौन सी पॉलिसी तयन की है ताकि आपके राइट सेफगार्ड हो? तो क्या आप खाली चेहरों के पीछे भागना चाहते हैं? क्या आप खाली ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो चेहरे अभी तक घूमते आए हैं पोस्टरों पे, टीवियों पे, वही आगे लोगों की तर्जुमानी करते रहे? ऐसा तो नहीं है ना। आप बताइए, क्या आप जब पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं? क्या और किसी को हक यहाँ नहीं है? क्या यहाँ के पॉलिटिकल जो फैमिलीज़ हैं उन्हीं ने ठेका लेके रखा है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करे और वो लोगों की तर्जुमानी यहाँ की जम्मू और कश्मीर की प्रांत की करे? दिस इज़ नॉट करेक्ट। जैसा पूछना चाहेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ है जिनमें आप जा सकते थे, लेकिन आपने ये पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, अगर मैं इस पार्टी का इन पर्टिकुलर कहूँ, ये पार्टी बनाई जाती है पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से। मैं कहूँगा कि कांग्रेस की बात अगर हम करें, कांग्रेस से छूटे हुए लीडर्स ने डीपीएपी बनाई, लेकिन जो ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, ये किसी पॉलिटिकल लीडर की बनी हुई पार्टी नहीं है, बल्कि ये लोगों के, मैं कहूँगा लोगों की मैनिफेस्टेशन और लोगों की उमंगों की एक मूवमेंट है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट इट इज़ अ मूवमेंट। इसके नाम में ही है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, ये तहरीक है। ये लोगों की डिमांड पे ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि जो इस्तेसाल उन लोगों के साथ किया गया है अमूमी तौर पे 70 सालों से, और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा पिछले 35 से 40 सालों पे, उस इस्तेसाल को ख़त्म करने के लिए लोग जुड़े और लोगों ने तयन किया इशफाक साहब को। नहीं तो ही वॉज डूइंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब। डू यू नो दैट ही वॉज डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, और लोगों की तर्जुमानी करने के लिए उन्होंने ये पार्टी तयन की ताकि
जो दाद बिदाद है, जो कि दाद रसी है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है हमारे ख़त्ते में, खसूसी सेंट्रल कश्मीर में, वो एड्रेस हो। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन जो कि एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। आप जैसे और दीगर कई पढ़े लिखे नौजवान बहुत सारे तबका फ़िक्र से सर्टिफिकेट्स लेके अभी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ना कोई काम करते हैं, ना कोई काज करते हैं, और मजबूर होते हैं कुछ हज़ार कुछ सौ की नौकरी करने के लिए यहाँ हमारे कश्मीर में, जो कि एक फर्टाइल ग्राउंड है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का। क्यों नहीं यहाँ पे कारखानेदार इस अभी तक आए? 2024 का साल चल रहा है, क्या रीजंस रहे? यहाँ पे हेल्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे एलजी साहब ने कहा दैट वी विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे दुबई से इन्वेस्टर्स लाए गए, बट ऑन ग्राउंड जीरो आर वी वॉचिंग एनी डेवलपमेंट? नो। बट होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें चाहिए। फॉर द रीज़न आई हैव ज्वाइन दिस पार्टी बिकॉज इसके जो मैनिफेस्टो है इट इज़ फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एजाज साहब, अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट से के नाम जो जाहिर किए थे, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन्होंने राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मियां अल्ताफ़ साहब का नाम भी लिया है। किस तरीके से आप उस पूरी सिनेरियो को देखते हैं? मियां अल्ताफ़ साहब का मैं ज़िक्र करूंगा, आपने उसका ज़िक्र किया है तो इस पर मैं आपको जवाब दूंगा। मियां अल्ताफ़ साहब को गांदरबल ने एक बार नहीं कई बार मल्टीपल टाइम्स असेंबली में भेजा एज अ उनका मसीहा, उनका लीडर बन के। लेकिन अगर हम उस कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, उसकी डेवलपमेंट की बात करें, इट्स नील ऑफ द बॉटम। अब अगर मैं ये आपसे कहूँ एज बीइंग ए पॉलिटिशियन, एज बीइंग ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, कि जब मियां अल्ताफ़ साहब अपने लोगों के, जिन्होंने उनको लीडर बनाया और असेंबली भेजा, उनके साथ वफ़ा नहीं कर पाए, वो पुंछ और रजौरी के लोगों के साथ क्या वफ़ा कर सकेंगे? वो अनंतनाग की दीरीना मसाइल जो है वो क्या समझेंगे? कुलगाम के लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है वो क्या समझेंगे? जब वो समझेंगे ही नहीं तो उनको भेजने का, उनको टिकट देने का क्या फ़ायदा है? ये मैं आपसे पूछता हूँ। बीइंग ए जर्नलिस्ट यू कैन आंसर इट बेटर। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ पे हैं, चाहे वो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या नए जो इस्टेब्लिश हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनका कहना है, जब अफस्का की बात होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने स्टेट हुड की बात की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस, हम स्टेट हुड जम्मू एंड कश्मीर को वापस देंगे। अब तब से लेके अब तक 5 साल, गालिबन 5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्या ये अफस्का कभी कहीं जुमला तो नहीं है? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, यहाँ हमारी वी बिलीव इन द लैंड ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लैंड ऑफ लॉ। जिसने ये ऑर्डर्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन, होम मिनिस्टर और जो भी इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, कि टू रेस्टोर द स्टेटहुड एज सुन एज पॉसिबल, तो होम मिनिस्टर साहब ने उसके दरजवाब में कहा है कि बाय और बिफोर हेल्डिंग ऑफ द वी कैन से असेंबली इलेक्शंस वी विल रेस्टोर द फुल स्टेटहुड फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं कहूँगा, कल की ही बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जब अपनी नामजदगी के ऐलान किया था साउथ कश्मीर की सीट पे, उन्होंने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी विल जस्ट फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? DPAP में क्या गुलाम नबी आज़ादी खाली एक ऐसा चेहरा है कि जिनको वो सामने ला के वो डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट, वो 2.5 साल की 2006 से 2008 तक जो उन्होंने यहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर किया। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि वो 45 साल सेंटर में रहे हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद ने क्या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए किया? इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ फुल ज़ीरो। He has not done anything for the welfare of the people of Jammu Kashmir. He has not done anything for the welfare of Jammu and Kashmir and for the development of Jammu and Kashmir. अब लोगों तक है, यहाँ के लोग बहुत फ़हीम हैं, वो जानते हैं कि उनको किन लीडर्स के पीछे जाना है, कौन लीडर्स उनके लिए ईमानदार रह सकते हैं, ताकि वोट डालने के बाद उनकी कोठियों पे उन लोगों को इजाज़त से ना जाना पड़े जिन लोगों ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया है। पिछले 5 सालों की मैं बात करूँगा, जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट है, डॉक्टर फारूक साहब एक कदावर लीडर माने जाते हैं। उन 5 सालों में इन्होंने टोटल 22 सवाल पूछे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड द कनेक्शंस विद जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम उस बरक्स एक छोटे से तेलंगाना या मैं कहूँगा बिहार के MP की बात करेंगे, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द पार्लियामेंट, तो उन्होंने कम से कम 200 से 250 सवाल पूछे हैं अपने रीजन की डेवलपमेंट के और हॉलिस्टिक वेलफेयर के बारे में। क्या उन लोगों को फिर से हम चांस देंगे? ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हसन मसूदी को चेंज करके वो कैंडिडेट ना रख के दूसरा कैंडिडेट खड़ा करना? दैट मीन्स अभी तक भी NC इन पर्टिकुलर मैं कहूँगा यहाँ के लोगों की, यहाँ के जवानों के खून पे
अभी तक सियासत करती आई है, और अब वो एक और चांस चोर दरवाजे से यहाँ के लोगों को, वो बहुत भीख मांगेंगे वोटों के लिए। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को, इन पर्टिकुलर कश्मीर रीजन के लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको फिर से ना चांस दे, उनको इस इक़्तिदार की कुर्सी से दूर रखे। जब भी इक़्तिदार की कुर्सी पे वो आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि किस लिए वो आए थे, किन लोगों ने वोट दिया था, किस लिए वोट दिया था। सबसे पहली बात और आखिरी बात हमारी तरफ से यही रहेगी। लोगों उम्मीद थी शायद पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ हमारे असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन नहीं हुए। अब किस तरीके से उम्मीद आप करते हैं, कब तक हो जाएंगे? देखिए, आम लोग इस वक्त केओस एंड कन्फ्यूजन की पोजीशन में है कि वो किसको वोट करे, कहाँ से वोट करे, कौन किस पे भरोसा करे। क्योंकि अभी तक जिस लीडर पे भी यहाँ के लोगों ने अपने शब खून दिया, उन्होंने उससे भी गद्दारी और बेवफाई की। अब यहाँ के लोग खुद डिसाइड करेंगे कि अगर कोई भी लीडर, कोई भी इस वक्त मैं कहूँगा कैंडिडेट इस वक्त मैदान में उतर रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए उतर रहे हो, या आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए उतर रहे हो, या यूएलबी या पंचायत इलेक्शंस के लिए उतर रहे हो, बड़े ही ध्यान से उनको चुनिए, बड़े ही ध्यान से उनकी हिस्ट्री देखिए। लोग बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि कौन चोर है और कौन ईमानदार है। कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव टू चूज़ अमंग द इवल्स, चूज़ द लेसर इवल। तो इस वक्त करो या मरो की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। या तो उनको इस समय लास्ट चांस है अपने आप, अपनी स्टेट, अपनी हुर्मत, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, एल्स अल्लाह खैर करे। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में रिगिंग की है और हालात तब से बिगड़ गए हैं। आपका क्या आपकी क्या राय है? देखिए, मैं 87 की बात नहीं करूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार यहाँ पे 87 इज़ वी कैन से कैप ऑफ अ बॉटल। उससे पहले अगर आप 47 से देख लीजिए 1987 तक कितने शब खून यहाँ के कश्मीरी लोगों को मारे गए हैं, कितनी बार यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया। चाहे वो साउथ कश्मीर के लोग थे, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के लोग थे, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर के लोग थे, कितनी बार यहाँ तो हमेशा यहाँ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करके उनको आगे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बिठाया। 1996 की बात कीजिए, आफ्टर टर्मोइल पहला इलेक्शन हुआ था, तब जाके भी उतना खून बहा के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक चांस दिया गया यहाँ के लोगों ने कि मे बी विद द मिनिमल वोट्स, बट दे हैव पुट अपनी इज्जत उनके हवाले कर दी ताकि वो उनकी तर्जुमानी करे। तो वाई यू आर लुकिंग आफ्टर 1987 वाज वी कैन से अ ट्रिगर जिसने यहाँ के टर्मोइल को, लेकिन जो उबलता हुआ लावा 47 से लेके 87 तक आया था वो तो बॉयल हो रहा था ना। नाउ ढक्कन उठ गया और उसके बाद आपके सामने पूरी कहानी सामने है। चलिए, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।